ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम लोगों ने पता किया था यहाँ पर। तो प्रॉब्लम 1.2 करके देखा था, आप लोग को आई थिंक क्लियर है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, पक्का। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, जो भी एक्चुअल फार्मूला होता है उसको बाई 2 कर दो, खत्म बात। मतलब बेसिकली इवन नंबर पे लेकर आपको आने का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये जो बेसिक हम लोग ने सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। उसका मोलार मास कितना आ रहा, अब निकल के आ रहा है आपका 98.96 ग्राम निकल के आ रहा है। तो मुझे कह रहा है कि इसका भाई मुझे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, निकालिए, कैसे होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करने का है, हम लोग करने का यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स, है ना। तो मास परसेंट से सबसे पहले जो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ग्राम में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर ये परसेंटेज में है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं देखूं तो 100% के ये पार्ट दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो 100 ग्राम का ही पार्ट हो सकते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से सिंस वी हैव हैविंग सम मास परसेंट, है ना, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, है ना, एज द स्टार्टिंग मटेरियल। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या कर दिया, हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हम लोग बस 100 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये मास परसेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या मास मास का रेशियो निकल के आता है, आपको पता तो होगा ही ना, कैसे निकालते हैं। क्या होता है, मास अपॉन मास होता है, आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू 100 कर दिया हमने। तो यहाँ से इस तरीके से क्या मास की बात हो रही है, इसी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ पर ग्राम में ले लिया, 100 ग्राम लिया और 100 ग्राम के क्या ऐसा पार्ट हो गए इतने इतने, ठीक है। नेक्स्ट हम उसको डिवाइड करेंगे ताकि हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितना मोल्स पाया, कितना मोल्स है आपका हाइड्रोजन का, तो क्या कर दिया, दोनों मास को मैंने डिवाइड किया, गिवन मास आपका अपॉन मोलार मास, हमको पता है भाई 1 होता है ना, ठीक है। तो 1 हो गया, 1.008 ग्राम रहता है आपका, क्या रहता है ये आपका मोलार मास, किसका, हाइड्रोजन का, हाँ। तो इस तरीके से यहाँ से मेरा क्या नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल्स निकल के आएगा हाइड्रोजन के मेरे, हाँ। फिर कार्बन का आया, फिर क्लोरीन का आया, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए आपके, डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पर मोल्स निकल के आ गए, है ना। अब क्या करना है मुझे, डिवाइड करने का, डिवाइड किया तो ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंगस्ट देम। तो करना क्या पड़ता है, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सबसे छोटा जो नंबर है इन सब में, सबसे छोटा कौन दिख रहा है मुझे, मुझे तो भाई 2 दिख रहा है ना। तो क्या कर दूंगा, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको सबको, है ना, पूरे इक्वेशन को। तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरे यहाँ पे रिलेशन निकल के आ गया, क्या, सिंस 2.021 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू डिवीजन, जैसे हम करेंगे तो 2:1:1 का एक रेशियो निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, कार्बन 1 प्रेजेंट है और क्लोरीन मेरा कितना है, वो भी 1 है, ठीक है। तो in case the ratios are not whole numbers, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, whole numbers नहीं आ रहे भाई, बनवाना यहाँ पर आगे दिख के मेरे को, तो यहाँ पर, ठीक है। पक्का होल नंबर यार, मजाक कर रहे हो तुम। रुको एक मिनट, जस्ट वेट। In case the ratios are not whole numbers, then they may be convenient into whole number by multiplying by the suitable coefficient। अगर ये किसकी बात कर रहा है, अगर यहाँ पे होल नंबर आपका नहीं आता, तब हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते कुछ सूटेबल मतलब कोफिशिएंट के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ तो नहीं, 2 के साथ, 3 के साथ, इस टाइप से। अब यहाँ पे 2:1:1 में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कुल मिलाकर एक फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा निकल के आया। राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ से क्या हो गया आपका, CH2Cl मेरा यार ये है एलिमेंट, यहाँ से मुझे पता चला किसके बाद। लेकिन ये क्या है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा मतलब, है ना। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहली बात, जैसे हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया, तो अब इसमें क्या करना है मुझे, by adding the atomic masses of various atoms present in the empirical formula। तो अब क्या करूंगा मैं, सारे के सारे की जो मासेस है अलग अलग, है ना, उन सबको मैं ऐड करूंगा, तो अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर 49.48 आ गई, ठीक है। अब डिवाइड मोलार मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मोलार मास को जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आपका आपका आएगा, आपका ये निकल के आने वाला है कि किस तरीके से जो मेरा एन रहता है, मतलब किससे मल्टीप्लाई, मतलब कितने मोल से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये पता चलेगा। तो जब मैंने निकाला तो मेरा क्या, n = 2 आ गया, है ना। तो मल्टीप्लाई अब क्या करूंगा मैं, इस 2 से
जो मेरा इक्वेशन था CH2Cl उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, टू टू जब कार्बन पहले एक था, अब यहाँ पे क्या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा। कार्बन कितना था मेरा, 2 हो गया। अब हाइड्रोजन मेरा 2 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, और क्लोरीन मेरा क्या हो गया 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, अल्टीमेटली मेरा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया बाई मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, जब इस तरीके से मैंने किया तो ठीक है। तो कुछ ऐसे ही करना है, ज्यादा मतलब कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, सब बन जाएंगे आपसे। इसके अलावा हमारे जो नया टॉपिक आता है कुछ अलग है आप लोगों के लिए, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, इट इज नोन एज योर stoichiometry. Okay, right, metry, sorry, it's not metry, it is metry. stoichiometry होता है आपका, और stoichiometric कैलकुलेशंस होते हैं। सबसे पहली बात, stoichiometric का मतलब क्या होता है भाई, ये समझते हैं। The word stoichiometry is derived from two Greek words, दो वर्ड्स को मिलाकर ये बना गया। सबसे पहला कि आपका यहाँ पर stoichion, मीनिंग इसका मतलब होता है एलिमेंट होता है, और ऑब्वियसली बात को मेजर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मीटर मीट्रॉन है ना, तो मीनिंग होता है इसका मेजर, तो एलिमेंट को मेजर करना। stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volumes also, of the reactants and products involved in a chemical reaction. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये मुझसे ये कह रहा है भाई कि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट, हाँ, तो स्टोइकियोमेट्री होता क्या यहाँ पे, मतलब मुझसे कह रहे हैं कि ये क्या करता है, डील करता है, इससे डील करता है भैया जो कैलकुलेशन होते हैं मासेस के, किसके, कुछ मतलब कभी कभी वॉल्यूम के भी, है ना, आपके रिएक्टेंट्स का मास या वॉल्यूम, और प्रोडक्ट का मास और वॉल्यूम, है ना, ठीक है, उनके मास के जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको डील करने का काम करता है भाई अपना ये स्टोइकियोमेट्री, है ना, क्लियर। Before understanding how to calculate the amounts of reactants required or the products produced in a chemical reaction, let us study what information. तो चलिए समझते हैं पहले कि मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में समझने के पहले हम ये समझते हैं कि what information is available from the balanced chemical equation of a given reaction. Obviously बात मान के चलिए, जब यार कोई इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होगी तभी तो आप सही तरीके से उसका मास वैल्यू निकाल पाओगे ना, कितना मास है, क्या क्या कितना कितना मास है ये, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। चलिए मीथेन के बारे में हम बात करते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एज गिवन बिलो। CH4 हो गया आपका, O2 हो गया आपका, CO2 हो गया, और 2H2O हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे CH4 है, 2O2 है, जब दोनों मिले तो CO2 और H2O बनाए, बैलेंस कर दो 2 से, ठीक है। तो अगर हम गौर से समझेंगे तो मुझसे क्या कह रहा था स्टोइकियोमेट्री, ये कह रहा है कि मुझे यार हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं हम लोग मासेस से डील करते हैं, इन दोनों के मासेस में कैलकुलेशन जो होता है उससे डील करते हैं, ठीक है। तो हियर मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। बच्चों वाला बात कर दिया फिर से, अरे ये कसम से क्या कहना ये चाह रहा है मुझसे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अरे एरो के पहले वाले रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के बाद वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो note that all the reactants and the products are gases in the above reaction, and this has been indicated by letter G in the brackets next to its formula. समझे, क्योंकि सबके सब गैसुअस स्टेट में है, that's why इनको हम G से डिनोट करेंगे, क्लियर। तो similarly in case of solids and liquids, S and L are written respectively, clear। S हो गया और L हो गया, वो क्या आपका मतलब अलग अलग से एकदम बराबर तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगर ये आपका सॉलिड होता है या लिक्विड होता है तब की बात कर रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल गैसेस है सारे हमारे, तो यहाँ पे एक बार हम गैस शो करेंगे, ठीक है, जी शो करेंगे उसको। तो क्या द कोएफिशिएंट्स 2 फॉर O2 एंड H2O आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। समझे कि नहीं समझे? देखो ये जो है ये भाई साहब हमारे, ये वाला भाई साहब और एक ये वाला भाई साहब, ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। याद रखिए, पढ़ने का भी। सिमिलरली वैसे ही आपका CH4 हो गया, CO2 हो गया, है ना, इनमें क्या, इनमें ये 1 है ना, इस 1 इन ईच केस, ठीक है। ये कोएफिशिएंट 1 है, इसी वजह से क्या कुछ लगा ही नहीं। तो दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स एज वेल, है ना। तो ये हमको क्या बताते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स हैं उस पूरे इक्वेशन, मतलब उस पार्ट में, ठीक है।
जैसे कि मेरा जो कंपाउंड है, कंपाउंड के पार्ट में कितने मोल्स या कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये मुझे पता था। तो टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्म इन द रिएक्शन, ठीक है, या तो रिएक्शन में जो बने या जो अपना पार्टिसिपेशन कर रिएक्शन के बीच में। तो thus according to the above chemical reaction 1 mole of CH4 reacts with 2 mole of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। क्लियर, ये मुझे बता रहा है, ठीक है, मुझे ये बात क्लियर हो रही है। तो अगर मैं मास के मास के टर्म में बात करूंगा तो ऐसा रहेगा, सॉरी मोल के टर्म में बात करूंगा तो ऐसा रहेगा। अगर उसी को मॉलिक्यूल बोल दो तो 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecules of O2 to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब जो मेरी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अब जो मेरी बात यहाँ पर ये हो रही है कि अगर इसको मैं वॉल्यूम में लेके आ जाऊं, अब ये क्या था, मोल था, मॉलिक्यूल था, अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा 22.7 लीटर ऑफ CH4। आप जब कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगा इतना, ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में आपका, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, 45.4 लीटर ऑफ O2 के साथ, ठीक है, और 22.7 लीटर ऑफ का CO2 और 45.4 लीटर H2O यहाँ पर निकल के आएगा, है। अब 16 ग्राम ऑफ जो आपका CH4 है, मीथेन है, ठीक है, वो अगर रिएक्शन करता, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, वॉल्यूम में देखा हम लोगों ने, फिर किस में मास में आ गया, लास्ट हमारा मास में आ गया, ठीक है, और तो ये रिएक्ट्स विद 2 into 32 ग्राम ऑफ O2 to give 44 ग्राम ऑफ CO2 and 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O, इस तरीके से। फ्रॉम दीज रिलेशनशिप्स द गिवन डेटा कैन बी इंटरकन्वर्टेड एज फॉलोज। क्या क्या हो गया भाई, कौन कौन से इसमें कन्वर्ट हो गया आपका, ये हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई मास से मोल्स आएगा, मोल से मास आएगा, ठीक है, क्लियर। या फिर मैं कह सकता हूँ कि मोल्स जो है, मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको पता चलते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हमें मोल्स पता चलते हैं। तो ये क्या है, इन तीनों के बीच में काफी बढ़िया गहरा रिश्ता बन गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब मास अपन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, बचपन से पढ़ते आ रहे, बस मास भी है, वॉल्यूम भी है, तो डेंसिटी भी आ सकता है मेरा इस तरीके से निकालने पर, ठीक है। फिलहाल उतना आप ध्यान मत दीजिए, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये, तो जरूरी था हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। पूछता कभी अगर कोई ऑप्शन डेफिनेशन पूछ लेगा, फिर कुछ इसको पूछ लेगा कि किस तरीके से इतना वॉल्यूम ये दिया हुआ है तो कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन हो, कैसे बनेगा, है ना। और हमारा फिर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अभी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है आपका, हमने आपको याद होगा स्टार्टिंग में, मतलब मैंने एक आपको बताया था, एक रिएक्शन हमने लिया था, वहां पे क्या मतलब 60 ग्राम हम लोगों ने निकाल लिया था, NH3 लिया था, 60 ग्राम आपका H2 लिया था, है ना, और आपका NH3 सॉरी अपना हम लोगों ने नाइट्रोजन N2 लिया था, आपका हाइड्रोजन लिया था H2 आपका, फिर वो NH3 निकल के आया था। तो सबके सब 60 ग्राम थे, लेकिन क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ सम रीजन, क्योंकि बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही थी हमें, इसलिए हमने क्या किया था, वहां पे 60 वाले को 180 मतलब 60 जब 3 बार मल्टीप्लाई होता तो 180 होता, तो उसको मैं नहीं ले रहा था, राइट। ऐसे कुछ रिएक्शन आपका इस तरीके से था, वेट आपको बता रहा, N2 प्लस 3H2 ये ऐसा था, शायद आपको याद होगा, है ना। तो ये क्या बन गया था मेरा, NH3 बन गया था, क्या कर रहे थे, NH3 बन गया था मेरा यहाँ पर, और ये तो कुछ ऐसा मेरा यहाँ पर रिलेशन आ गया था, है ना, ये मेरा 3 यहाँ पे रख गया था, इस तरीके से मेरा कुछ रिलेशन निकल के वहां पर आया था, ठीक है, राइट, 2 आया, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिलेशन निकल गया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, बेसिकली इसको मैंने 60 ग्राम लिया था, इसको मैंने 60 ग्राम लिया था, और मैंने इसको भी क्या किया था, मैंने 60 ग्राम लिया था, इस तरीके से 60 ग्राम मैंने यहाँ पर इसको लिया था, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि मेरा ये जो मेरा क्या हाइड्रोजन मेरा क्या है, मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स किस में थे, 60 ग्राम में थे, है ना, क्लियर। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब देखा ये, है ना, तो मुझे यहाँ पर ये क्लियर हुआ, ये मुझे पता, यहाँ मुझे पता चला कि यार 60 से कम नहीं बनेगा, है ना, मुझे करना पड़ेगा 180 लेना पड़ेगा। बट क्योंकि 180 बिकॉज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ना, आपको 180 नहीं हो सकता, है ना, भले यहाँ 3 लगा हुआ आपका, ठीक है। तो हमको वहां क्या करना पड़ा था, हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको ले लिया, 20 ले लिया था, ठीक है, हमने क्या 20 ग्राम मान लिया था, और बाकी क्या हमने इसको 60 और 60 कर दिया था, इस तरीके से किया था। लेकिन क्यों किया था हमने, अब इसके बारे में हम पता करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है।
चलिए पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या, ठीक है, उसके बाद जस्ट वेट ना। या तो many a time reactions are carried out with the amounts of reactants that are different than the amount as required by a balanced chemical reaction, ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है बहुत बार मतलब ऐसा रहता है कि जो आपके रिएक्शंस होते हैं, है ना, रिएक्शंस मतलब दो एलिमेंट के बीच में जो रिएक्शंस हो रहे हैं आपके, ठीक है, और जितना अमाउंट आपका रिएक्टेंट का प्रेजेंट है वो क्या है थोड़ा सा मतलब आपका डिफरेंट रहता है, ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो इन सच सिचुएशंस उस सिचुएशन में क्या करते हैं, वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, wait after sometimes and after that further reaction does not take place whether be amount of the whatever be the amount of the other reactant, ठीक है, क्लियर। अब ये मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल बताया कि N2S2 वाला और आपका NH3 जो निकल के आया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ मतलब हमने क्या किया, होने के लिए 60 था, है ना, क्लियर, लेकिन क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा आ रहा था 180 वाला आ रहा था, है ना, ठीक है, तो मैंने उसको कम कर दिया सबसे पहली बात, तो मैंने क्या कर दिया 20 कर दिया, 60 से 20 कर दिया, मैंने 20 ले लिया, 60 नहीं लिया मैंने, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना, इससे जो 20 मेरा था, जो 20 ग्राम था वो तो यूज हुआ, लेकिन जो 40 ग्राम था वो अब यूज नहीं होगा, मुझे यही कहता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, क्लियर। उस रिएक्टेंट का मतलब 40 ग्राम उसका चलेगा वेस्ट, ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करने वाला फिर, है ना। तो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट, चाहे कोई भी आपका मतलब अमाउंट रहे दूसरे रिएक्टेंट उसके साथ साथ, ठीक है, वो अब रिएक्शन नहीं करेगा। तो हेंस द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट आपका पहले कंज्यूम हुआ था लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और ये कर देगा आपका लिमिट कर देगा जो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होने वाला था उसको इसने लिमिट कर दिया दूसरे बार रिएक्टेंट में, ठीक है, एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। इसको आप याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट पूछता है कभी कभार, है ना, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसको आप क्या करोगे, लिख लेना इस तरीके से, है ना, कॉपी में लिखेंगे आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, ठीक है, क्या कर रहे हो तुम, वेट, इसको आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में, इसको लिखेंगे, ठीक है, राइट, वहां पर कहाँ चलेगा, तो इतना आप लिख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, एंड ये भी लिख लेंगे, गेट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप लिख लेंगे। तो इन परफॉर्मिंग stoichiometric calculations this aspect is also to be kept in mind, इसको भी क्या, जब भी हम stoichiometric calculation करते हैं, ठीक है, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है ना वो यार, इसलिए तो हम इसको भी क्या अपने माइंड में रखना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होगा 1.10.2 रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, सब सॉल्यूशंस जो आपके होते हैं उसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं भी पता करते हैं, ठीक है। तो द मेजॉरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, मतलब एग्जाम में आप लोगों का इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट। तो a majority of reactions in the laboratories are carried out in solutions, obvious सी बात है, सबके सब पानी में तो रहता है ना, सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन, लिक्विड तो है वो सब, ठीक है। तो ज्यादा सॉरी जो आपके रिएक्शंस होते क्या रहते हैं मोस्टली आपके वो आपके सॉल्यूशंस में होते हैं, है ना। तो therefore it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the solution, तो किस तरीके से जो आपका सब्सटेंस आपने डाला है उसके अंदर में उसको मैं किस तरीके से प्रेजेंट, उस तरीके उसको किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर जानने का मौका मिलता है, पक्का, हाँ मिलता है, ठीक है। तो the concentration of a solution or the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following ways, तो इस तरीके से क्या हम करते हैं, हम पता लगाते हैं सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर मास परसेंट और वेट परसेंट, जैसे क्या हो गया आपका मास परसेंट या वेट परसेंट आपका हो गया, हो गया ये नाम से क्लियर हो रहा है यार, मास या वेट। देखो आपका केमिस्ट्री में मास वेट दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है तो फिर उसमें फर्क पड़ सकता है। मोल फ्रैक्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी हो गया बहुत ज्यादा जरूरी है भैया ये। तो लेट अस नाउ स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल,
है ना। बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आप लोगों की इसमें हेल्प करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। क्लियर, क्लास में आइए आप लोग, आप लोगों में बैलेंसिंग बड़े अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, a balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on both sides of the equation। बड़ी क्लियर, एकदम क्लियर कट बात यहाँ पे कर दिया, ठीक है। क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों ने जाना था, तो उसके हिसाब से भाई यहाँ क्या रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये रहता है कि जो मास यहाँ पर है, मतलब जितने एटम्स यहाँ प्रेजेंट है आपके, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वही इस साइड भी होने चाहिए, ठीक है, बराबरी के लिए। तो मेनी केमिकल इक्वेशंस कैन बी बैलेंस्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना। क्या, अब क्या हम लोग बेसिकली वही करते हैं, हम लोग ट्रायल एरर ही करते हैं, है ना, याद रखिएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो, इस तरीके से। जैसे कि आपको मैंने बताया सब्जी वाली है, कैसे क्या करनी है, तो तोल रहे हैं लोग, ठीक है, क्लियर। तो तराजू है, 2 तराजू है, ठीक है। अब मैं क्या, एक मतलब एक बार मैंने यहाँ फ्रूट डाला तो फ्रूट भारी हो गया, अभी यहाँ मैंने कुछ और पत्थर डाला तो पत्थर भारी हो गया, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत मतलब काड़ी काड़ी, मतलब छोटा सा पत्थर यहाँ लाके यहाँ रख दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस होगा वो, तो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो लेट अस टेक द रिएक्टेंट्स ऑफ अ फ्यू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड्स। इस तरीके से निकाल के आपको आ रहा है यहाँ पर अनबैलेंस इक्वेशन कौन सा है, यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ 10 है, ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ए और बी क्या हो गया आपके बैलेंस इक्वेशन, देखो यहाँ पर क्या, 4 क्या मेरे आपके, ये थिंक हम लोग को बनता है, उतना कोई टफ नहीं है, आसान है, बैलेंसिंग करना उतना टफ काम नहीं है, बड़ा आसान काम केमिस्ट्री में। तो ये क्या हो गया आपका 4, 4 यहाँ पे क्या आपका आयरन है, तो यहाँ पे क्या 4 आयरन हो गए आपके प्रोडक्ट में भी, ठीक है। यहाँ पे क्या 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 2 6, ठीक है। वैसे mg भी यहाँ पे क्या मतलब 2 mg, यहाँ पे 2 mg, आपका ऑक्सीजन O2 आपका 2 है, यहाँ पे O भी, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गया आपके साइड में भी। अब however equation C is not balanced in this equation, यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली आपका, देखो गौर से हम देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन के एटम्स क्या ज्यादा है सेकंड वाले, है ना, तो 5 गुना कम है। तो अगर मुझे बैलेंस करना है इसको, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ 5 लगा दूंगा, यहाँ 5 लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ 5, यहाँ 5 बरोबर, ठीक है। ये देखो मतलब यहाँ एक 5 यहाँ लगाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि फास्फोरस मेरे क्या होने वाले, 5 होने वाले, ठीक है। और एक मैं क्या लगा दूंगा, 5, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ एक 5 लगा दो, खत्म। हमने जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 5 5 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस हो जाएगा, खत्म। यहाँ 10 है तो 5 टू 10 हो गया आपका, हो गया बैलेंस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो प्रोपेन लिया जा रहा है आपका, C3 या Z लिया जा रहा है, ये अनबैलेंस था, उसको बैलेंस किया गया, तो बड़ा आसान है, कोई टारगेट ऑफ काम नहीं है, आप लोग करके देखिए, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे सब बनने लग जाएगा, है ना, ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। When this equation phosphorus atoms are balanced but not on the oxygen atom, phosphorus तो बैलेंस था मगर आपका ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पे we must place the coefficient 5 on the left of the oxygen on the left side of the equation to balance the equation atoms appearing on the right side of the equation। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है ये सब। तो इस तरीके से वेरीफाई हम कर देंगे कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर है कि नहीं है, अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तो आप भाई बैलेंस कर चुके हो इक्वेशन को, हो गया, बन गया, बड़ा आसान है, कुछ नहीं, ठीक है। तो वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज बैलेंस्ड इन द फाइनल इक्वेशन। द इक्वेशन शोज 3 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 10 ऑक्सीजन एटम्स ऑन ईच साइड। कोर्स देखिए, बताएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 1.3 ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करने पड़ेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा करोगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को और चीजें आसानी से बन सकती है, ठीक है। ट्राई करिए इनको, अगर नहीं बनेगा तो हम तो हैं, बताइएगा, पूछिएगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसका पकड़ते हैं और समझते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 गैस आफ्टर कंबशन। कंबशन के बाद ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सी क्या होता है बेसिकली आपका, यहाँ पर मीथेन है, मीथेन के साथ क्या हो रहा है, CO2 जल रहा है, मतलब सॉरी मीथेन के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, मीथेन को जब मैं जला रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन के साथ ऑक्सीजन मिलके CO2 बना देगा और H2O बना देगा। इस तरीके से मेरा केमिकल इक्वेशन फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखो बड़ा आसान है, समझ में नहीं आया, मुझे पता समझ में नहीं आया होगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मीथेन जब उसमें आग लगेगी तो क्यों लगेगी, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन ना,
क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ आके मिल जाएगा, और हाइड्रोजन जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये मेरा क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, राइट। अब इसको बैलेंस भी कर लूंगा मैं। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, अब 44 क्यों बोल रहा है मुझे यहाँ पर, ये गौर से देखिए। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है 22 ग्राम के लिए, और जब मैंने यहाँ पर निकाल के देखा तो यार CO2 मतलब क्या आपका 44 ग्राम निकल के आ रहा था। कैसे निकल के आ रहा था, कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है, 12 मास होता है। तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, 16 इंटू 2 कर दो कितना हो जाएगा आपका 32, 32 प्लस 12 इज व्हाट, इट इज 44। तो 44 आपका ही निकल के आ गया है ना, जब ये 16 ग्राम आपका CH4 जल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे therefore 1 mole CO2 gas is obtained from 1 mole of CH4, है ना। ठीक है, तो इससे हमको क्या क्लियर हो गया कि मतलब 1 मोल जो आपका CO2 है वो क्या आपका 1 मोल CH4 के बर्न होने पे काम निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में कितना पूछा है, 22 पूछा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CO2 को लूंगा मैं ऊपर में। ठीक है, अपॉन क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर 44 ग्राम ऑफ CO2 कर दूंगा, जो हमारे यहाँ पर निकल के आ रहा था। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, अब मेरा यहाँ पर CO2 का निकल के आ जाएगा ग्राम, सॉरी मतलब CO2 कितना मोल प्रेजेंट है आपका वो निकल के आ जाएगा 1 पाई, ये क्या हाफ मोल आपका निकल जाएगा। तो हेंस 0.5 मोल CO2 would be obtained from 0.5 मोल ऑफ CH4, और 0.5 मोल ऑफ CH4 गैस जो होगी आपका would be required to produce 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं इसको और समझा दूंगा आप लोगों को जब क्लास में आएंगे आप लोग तो। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ज्यादा कुछ टफ काम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था मुझे। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने क्लास 9 में निकाला होगा, 10th में, 10th तो पढ़ा नहीं आप लोगों ने, 9th में निकाला होगा। ठीक है, तो उतना कोई टफ नहीं है, आसान है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या मतलब, देखो आपका 1 मोल CO2 में, है ना, क्लियर, मतलब 1 मोल CO2 आपका क्या, आपका 1 मोल CH4 से निकल कर आ रहा है, तो कितना मोल CO2, है ना, 22 ग्राम से निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पे हैं दिए हुए हैं, आसान है, कुछ नहीं, ट्राई करिए। ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एंड फिर मुझे बताइए कुछ क्वेश्चन और। तो इसके अलावा क्या हो गया आपका, मास परसेंट हो गया। मास परसेंट क्या होता है आपका यहाँ पर, फर्स्ट which is your mass percent, it is obtained by using the following relation। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में आपको लिख लेंगे, अपने कॉपी में आप लोग लिखेंगे इन सबको। ठीक है, so it is obtained by using the following relation of mass percent is equal to mass of solute upon mass of solution into 100। अरे बड़े एकदम बच्चों वाला काम, कुछ नहीं है। शक्कर को डाला, मान के चलिए आपके पास 5 ग्राम शक्कर थी, और आपने क्या कर दिया उसको 100 ग्राम सॉल्वेंट में, मतलब पानी में डाल दिया। ठीक है, तो सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट जो कर है वो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 5 व्हिच इज 105। तो 100 मतलब 5 ग्राम अपॉन 105 ग्राम इनटू 100, 100 कर दिया। इस तरीके से क्या निकल के आ गया मेरा यहाँ पर मास परसेंट निकल कर आ गया। नेक्स्ट होता है आपका मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल्स की यहाँ पे बात होती है, तो 2 एलिमेंट जैसे हो गया। तो यहाँ पे क्या बड़ा सिंपल से, कुछ नहीं ज्यादा, ये मोल फ्रैक्शन क्या आपको कह रहा है, मोल फ्रैक्शन कह रहा है कि अगर मान के चलिए कोई आपका एलिमेंट है, मतलब कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स, है ना, कितना मोल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, जैसे क्या है, यहाँ देखो क्या लिखा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में कितना मोल्स था और उस अमाउंट का कितना मोल है। ठीक है, क्लियर, कितने मोल्स में प्रेजेंट है उसके, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसके। तो इफ अ सब्सटेंस A dissolves in substance B and their number of moles are Na and Nb, अगर कोई सब्सटेंस है A जो क्या वो किसी दूसरे सब्सटेंस B में डिसॉल्व हो रहा है और उनका Na और Nb है ना, नंबर ऑफ मोल्स, then the mole fractions of A and B are given as, तो किस तरीके से उसको शो करेंगे हम लोग यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन आपका इस तरीके से निकल के आएगा, Na upon Na plus Nb, बड़ा आसान। वैसे B का कैसे निकल के आएगा, Nb upon Na plus Nb, as simple as that, कोई डाटा का काम नहीं है, बड़ा आसान। नेक्स्ट वन इज योर मोलैरिटी, बहुत क्वेश्चंस इससे आपको आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली आपका मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली आपका, सो
It is the most widely used unit and it is denoted by capital M. It is defined as the number of moles of the solute in 1 liter of the solution. मतलब यहाँ वॉल्यूम की बात हो रहा है, वॉल्यूम की बात हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूट का मतलब शक्कर का मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट होगा आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, क्लियर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे सपोज वी हैव 1, मान के चलिए अगर 1 मोलरिटी वाटर सॉल्यूशन किसका आपका किस सब्सटेंस का, से NaOH हो गया, एंड वी वांट टू प्रिपेयर a 0.2 molarity solution from it। तो इस तरीके से करूंगा मैं यहाँ पर, तो 1 means 1 mole of NaOH present in 1 liter of solution। तो क्या कर दूंगा यहाँ पर, इसके बाद में for 0.2 molarity solution we require 0.2 moles of NaOH dissolved in 1 liter of solution। Hence for making 0.2 molarity solution from 1 NaOH solution, तो क्या करेंगे, तो which contains 0.2 mole of NaOH and dilute the solution with water to 1 liter। तो इस तरीके से हम जब ये काम करेंगे, ये उतना टफ नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। अब कुछ क्वेश्चंस इसके बनाओगे तो बड़ा आसान पड़ेगा कोई, हाँ देखो, या फिर क्या कर सकते हो, इनफैक्ट फॉर सच कैलकुलेशंस अ जनरल फॉर्मूला। तो इस तरीके से जब भी कभी इस तरीके से बोला जाए कि मतलब इतना इतना दिया हुआ है तो इतना इतना करो, ठीक है, आपको मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया है, अब क्या करना है आपको, नहीं सॉरी, आपको मोलारिटी दे दिया है और आपको वॉल्यूम दे दिया है, तो आप इस फॉर्मूले, एक जनरल फॉर्मूले को यूज कर सकते हो दो सब्सटेंस का, ठीक है, क्लियर, और बड़े आसानी से आप वॉल्यूम या आंसर निकाल के ला सकते हो। नोट दैट द number of moles of solute NaOH was 0.2 in 200 ml and it has remained same। अब ये हमेशा वही उतना ही रहने वाला है, ठीक है, that is 0.2 even after dilution in 1000 ml, है ना, as we have changed just the amount of solvent। हमने थोड़ा अमाउंट थोड़ा चेंज कर दिया सॉल्वेंट को, उसके बावजूद, या फिर वाटर हो गया आपका, सॉल्वेंट है वाटर है आपका, तो and have not done anything with respect to NaOH but keep in mind the concentration। तो यहाँ पे क्या आपको कंसंट्रेशन को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे कोई भी आपको मान के चलिए आपने क्या शक्कर लिया, अगर आपने 10 चम्मच शक्कर डाल दिया एक गिलास पानी में और आपने 1 चम्मच शक्कर डाला एक गिलास पानी में, ठीक है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन हाई किसका रहने वाला, आपका 10 चम्मच वाले का, ठीक है, यही कंसंट्रेशन होता है। जिसमें आपका सॉल्यूट ज्यादा रहे वो क्या है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसमें कम रहे वो क्या है, डाइल्यूट है ना, क्लियर, एज कंपेयर टू दैट। मोलारिटी वाली बात हो गई। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी मतलब होता है आपका, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, it is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent, it is denoted by small m। अब वो मोलारिटी किसमें शो होता है आपका, मोलारिटी को हम शो करते हैं स्मॉल m, कैपिटल M से, है ना, मोलारिटी आपका शो होता है स्मॉल m से, भी काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो मतलब किससे को डिनोट करते हैं, आपका यूनिट है आपका, बोल सकता हूँ मोलारिटी आपका, है ना, इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे क्या हो रहा था आपका, वहां पे हम बात कर रहे थे नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स की बस बात कर रहे थे, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है आपका 1 लीटर में, है ना, क्लियर। वहां पे क्या हो रहा था आपका 1 लीटर में बात, मतलब बात वॉल्यूम की हो रही थी, किसमें, आपका मोलारिटी में, बट यहाँ पे क्या हो रही है आपकी बात होने वाली मास में, केजी में बात होने वाली, ठीक है। तो एक 1 kg सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर। तो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के क्वेश्चन बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त आपका। तो कुछ बड़ा नहीं था, तो कुछ टफ भी नहीं था, हो जाएगा। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना के आप मुझसे मिलेंगे, ठीक है, राइट। एंड रही बात चैप्टर नंबर 3 की, तो रुकिए आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। Just wait. चैप्टर नंबर हम 3 में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमको यहाँ कह रहा है, चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पर है, चैप्टर नंबर 3 शायद ढूंढना पड़ेगा, ओके, डोंट वरी, चैप्टर नंबर 3 में करवाता हूँ कुछ देर से, ठीक है।